अगर आपने मेरे क्लास 11th अकाउंटेंसी के वीडियोस देखे हैं तो आप इस हैंडसम आदमी को जानते हो। लॉल, ये है मिठाई लाल और इनकी नुक्कड़ पर एक मिठाई की दुकान है। सुंदर मिठाई लाल जी के अकाउंटेंट हैं जो पार्ट टाइम कभी कभी मिठाई लाल को अकाउंट्स सिखा भी देते हैं। तो हुआ यूं कि सुबह सुबह का टाइम था। मिठाई लाल जी जो हैं अपना दुकान में बैठे हुए थे और सुबह सुबह अपना एफएम पे कुछ नए पुराने गाने सुन रहे थे और सुंदर वहां पे पहुंचा और उसने आते ही मिठाई लाल के ऊपर एकदम बिजली गिरा दी। बोला, सर आई क्विट। मिठाई लाल वाज शॉक्ड। क्विट मतलब? सुंदर ने कहा, सर गांव में मेरे खेत के बीच में से ना हाईवे अप्रूव हो गया है, अब मुझे काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मिठाई लाल ने कहा, यार तो खुशी की बात है, लड्डू खाओ तुम तो मेरी तरफ से। बट यार मैं ये सोच रहा था कि एक दुकान ना और बढ़ा लूं, ये वाली दुकान मिठाई की बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं सोच रहा था एक कोई और आदमी मिल जाए जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करके ऐसा कुछ अगर कर सकूं, ऐसा कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? सुंदर ने कहा, बिल्कुल हो सकता है सर, बट इन दैट केस आई नीड टू इंट्रोड्यूस यू टू ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड व्हाट? पार्टनरशिप। मिठाई ने कहा, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? सुंदर ने बोला, व्हाई नॉट? So hello my friend, today we will cover very important topic which is an introductory topic for accounting for partnership firms, and we'll cover fundamentals of it first. So fundamentals mein what we'll do, there are various core concepts like definition, characteristics, then there is profit and loss appropriation account जिसमें हम interest on capital, interest on drawing से सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आराम से सुकून से हम सारी चीजें सीखेंगे। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, ये वाला वीडियो है, इसमें विल ट्राई एंड कवर डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक्स अबाउट द पार्टनरशिप, सो दैट जब हम आगे एडवांस न्यूमेरिकल्स करें और चीजें करें तो इन चीजों में हमें डाउट ना रहे। तो ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न विद सुंदर एंड मिठाई लाल। So part 1, definition and characteristics, as we have spoken, that is what we are going to cover. तो सबसे पहले let's begin and so what is a business enterprise? ये थोड़ा सा समझ लेते हैं before we jump to partnership. Business enterprise क्या होता है? Business enterprise का अगर हम देखें तो बेसिकली दो पार्ट है। Business means being busy, simple words में। तो यहाँ पर being busy for two purposes हो सकता है। Either you are busy in order to earn profit, आपका आशय लाभ अर्जित करना है, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें प्रॉफिट इज नॉट योर मोटिव, मे बी यू आर डूइंग इट फॉर लार्जर गुड, आप कुछ पब्लिक गुड के लिए चीज करना चाह रहे हैं। सो दोनों काम के लिए अगर आप बिजी हैं, यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड समथिंग एंड डूइंग समथिंग, देन प्रॉब्ली यू आर डूइंग बिजनेस। अभी बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइज एंड एक्टिविटीज, कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी उसकी एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स हैं या इजी हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस अडॉप्ट करेगा। दूसरा, लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, तो आपकी साइज एंड एक्टिविटी एंड किस लेवल के एक्टिविटीज हैं इस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू विल फॉलो। हमने क्लास 11th में जो भी चीजें पढ़ी वहां पर हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप। मिठाई लाल की एक दुकान थी वहां पर, जहां पर उन्होंने जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट, सारी चीजें उन्होंने करी। ठीक है, नाउ वी लर्न अबाउट द सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा भी होगा, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, देन देयर इज पार्टनरशिप, देन देयर आर कंपनीज, देन देयर आर नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटीज, ट्रस्ट, गवर्नमेंट बॉडीज, सो मेनी थिंग्स, LLPs, राइट। तो भाई पार्टनरशिप की जरूरत क्या है? काम तो मस्त चल रहा था मिठाई लाल का, है ना, एक दुकान खोल करके। अब वाई पार्टनरशिप, जरूरत क्या है ना, ये समझ लेते हैं, क्योंकि वाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई देखो है क्या यहाँ पर, एज द बिजनेस एक्सपैंड्स इट नीड्स टू थिंग्स। क्या? अब इनको नई दुकान खोलनी है, जरूरी नहीं है कि इनके पास उतनी पूंजी, उतना कैपिटल हो कि एक और दुकान में ये इन्वेस्ट कर सके, राइट। सो फर्स्ट इज यू रिक्वायर मोर कैपिटल इन ऑर्डर टू ग्रो। सेकेंड इज यू रिक्वायर मोर पीपल एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, राइट। अभी क्या है, मिठाई लाल जी की दुकान है, अभी सामान लेने जाना है तो कोई दूसरा अगर इनका साथी होता है तो हो सकता है उस टाइम दुकान देख ले, ठीक है, काम बढ़ जाता है। प्लस हो सकता है जैसे हमारे सुंदर हैं, उनको अकाउंटिंग फाइनेंस का काफी अच्छा नॉलेज है, वो बैंक से लोन ला सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं, तो एक सिनर्जी बन सकती है। मिठाई लाल चैंपियन है टेस्ट में, मिठाइयाँ प्रोड्यूस करने में, समोसे तलने में, है ना, वो सारी चीजें उनको बहुत अच्छी आती है, बट फाइनेंस उनको उतना अच्छा नहीं आता है। सो दो अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज हैं, इफ दे कम टुगेदर प्रॉब्ली दे कैन डू वंडर्स, है ना। तो इसी चीज को अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोलैबोरेटिव एडवांटेज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम
सोल प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिसोर्सेस किसी के पास हैं और किसी के पास मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है। ये दोनों चीजें पूल इन हो जाती हैं इन ए ऑर्गेनाइजेशन, विच हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड एफिशिएंसी एज वेल एज योर फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर हुआ क्या, अचानक मिठाईलाल को याद आया, यार ये सब तो ठीक है सुंदर बाबू, तुम हमको बता रहे हो पार्टनरशिप, हमने एक बारी पार्टनरशिप की है। अच्छा, सुंदर का काइंडली एक्सप्लेन। मिठाईलाल ने कहा, यार जब हम छोटे थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस टाइम हमारा था एक दोस्त, उसको जो है मिठाई बनाने का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, उसके फैमिली बिजनेस था ये, तो उसको लगा हमारा नाम मिठाईलाल, हमको मिठाई बनाना आता होगा, बट हमको कुछ आता नहीं था। तो हमारे पास, हमारे पिताजी थोड़े वेल ऑफ थे, पैसे होते थे हमारे पास, तो उसने कहा, यार देखो तुम्हारे पास पैसे हैं और मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो हम दोनों लोग अगर मिल जाए, तुम्हारा पैसा और मेरा एक्सपीरियंस, सोचो कितनी अच्छी दुकान चलेगी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, तो मैंने हाँ भर दी। हम दोनों लोगों ने पार्टनरशिप में मिलकर के दुकान खोली। सुंदर ने कहा, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ, साल भर के बाद मेरे पास जो पैसा था वो उसके पास चला गया और उसके पास जो एक्सपीरियंस था वो मेरे पास आ गया और दुकान बंद हो गई। तो ऐसा कुछ मिठाईलाल जी के पास हुआ, जिसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस वाज नॉट वेरी गुड विद पार्टनरशिप। तो ही वाज लिटिल एप्रीहेंसिव कि भाई ये करना क्या है। सुंदर ने कहा, सर डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, देन प्रॉब्ली पिछली बारी आपने कुछ चीजें मिस कर दी होंगी जिसकी वजह से ये धोखा आपके साथ हो गया, इस बारी यू कैन डू इट इन अ बेटर वे। तो भाई प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, क्या फायदे हैं अगर आप पार्टनरशिप करेंगे? एक तो शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज मेरे पास हैं, अब गांव में जमीन बिक रही है, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, आई कैन पूल इन द मनी, ठीक है, मैं ज्यादा पैसे ला सकता हूँ, हमारी एक नई दुकान के लिए कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता हूँ। दूसरा, सुंदर ने कहा, भाई मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, आई कम फ्रॉम ए फाइनेंस बैकग्राउंड, मुझे अकाउंटिंग का पता है, फाइनेंस का पता है, मैनेजमेंट का पता है, तो वो सारी एक्सपर्टीज आपके पास जो लैकिंग है वो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, आपके पास मिठाई की दुकान चलाने का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग जेल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज, जब ये मिल जाएंगे 1 + 1 11 हो सकते हैं। मिठाई ने कहा, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। कहा, बिल्कुल हो सकते हैं। नुकसान क्या है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, हो सकता है कल को मेरे और आपके बीच किसी मुद्दे पर कुछ विवाद हो जाए, क्योंकि अगर हम सारी चीजें पहले से ही अपफ्रंट क्लियर नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मिठाई ने कहा, यस दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, विल फिगर इट आउट। देन देयर इज शेयर्ड लायबिलिटी। शेयर्ड लायबिलिटी क्या है? शेयर्ड लायबिलिटी का मतलब मिठाईलाल अगर कोई भी काम इस फर्म में करते हैं तो उसके लिए सुंदर भी लायबल हो जाएगा। ऐसा सुंदर नहीं बोल सकता कि मिठाईलाल जी ने बैंक से लोन लिया और मैं उसका रिपेमेंट के लिए लायबल नहीं हूं, या सुंदर जाकर के अगर किसी भी जगह पर कमिट कराए कि भाई मैं आपको इतने समोसे इस दिन सप्लाई करूंगा, तो मिठाईलाल मुकर नहीं सकते कि नहीं भाई मेरे को नहीं पता है, तो सुंदर ने किया। ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, राइट? तो शेयर्ड लायबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे के एक्शंस के लिए पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। वील गेट डीपर इनटू इट, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। भाई पहले मिठाईलाल अकेले थे, जो चाहते थे करते थे, जब चाहते थे आते थे, कभी वो क्लब में जाके पार्टी कर लेते थे, कभी दुकान नहीं मन किया उस दिन बंद कर दी, इस दिन समोसे का आटा खत्म हो गया, नहीं तलना है। अब क्या होगा? When another partner will come, he will have his own views and way of working. तो अभी इनको synergy बैठानी पड़ेगी in terms of working together, right? तो decision making will be little complex because अब क्या है, मिठाईलाल खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, तो सुंदर से भी राय मशवरा करेंगे, भाई क्या करना चाहिए, कि दुकान में फर्नीचर कैसा लगना चाहिए, किसको हमको नौकरी पर रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, and so on so forth, right? So these are few of the pros and cons जो मिठाईलाल ने सोचा, हाँ यार तुम बात तो ठीक कह रहे हो, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, then probably we'll figure out कि हमको करना है कि नहीं करना है। तो सुंदर ने कहा, ठीक है जी, let me introduce you to definition of partnership। ये होती क्या है पार्टनरशिप? पिछली बारी जो आपने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस किया था ना, वो आपने बगैर समझे किया था। इस बारी आप पूरा समझ लो और अच्छे से समझ लो ताकि गड़बड़ ना हो, प्लीज। तो पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, ठीक है, who have agreed to share profits of a business carried on by all of them acting for all, ठीक है जी। ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हम लोग अब 12th में आ गए हैं, कुछ एक्ट्स का रेफरेंस, कानून का रेफरेंस आएगा। तो एक छोटा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क मैं चाहता हूं आप लोग समझ लें। कानून एज ए किड मुझे लगता था कोई बड़ी मोटी सी किताब होगी जिसमें सारे कानून लिखे होंगे, ऐसा नहीं था, मुझे बाद में पता लगा। कानून इज सेट ऑफ वेरियस रूल्स जिनको हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में बैठ करके कुछ कानून पास करती है, किसी भी विषय पे वो कानून बनाती है। मोटे मोटे हर विषय पे उन्होंने कानून बनाए हुए हैं, एक सिविल वाले होते हैं, एक क्रिमिनल वाले होते हैं।
सिविल वाले में जितने भी मैटर होते हैं, कंपनीज कैसे फंक्शन करेंगे उनके लिए कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म्स कैसे फंक्शन करेंगे उनके लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं वो कैसे गवर्न होगा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ऐसे जितने भी मैटर्स हैं इन सब पे कानून बने हुए हैं जो समय समय पर उन पे सरकार बदलाव करती रहती है। ठीक है, तो लॉ जो है वो वेरिड टॉपिक्स पे अलग अलग बने हुए और उन जो भी उस सब्जेक्ट को गवर्न करता है वो उसका लॉ बोला जाता है। जैसे पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना है। 1932 जो आखिरी में लिखा रहता है ये साल होता है कि किस साल में एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 में बना था, तब से अभी तक इसका रिवीजन नहीं हुआ है। तो इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, मोटी मोटी हम देखेंगे। ओके, सो पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 4, अब जो भी एक्ट होता है वो जो पैराज उसमें पैराग्राफ्स होते हैं ना बुक्स में पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने नंबरिंग की होती है, तो हर पैरा सेक्शन सब सेक्शन ऐसे करके होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो चौथा पैराग्राफ है, चौथा सेक्शन है, उसमें डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। उसने डिफाइन ये किया हुआ है, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे डाली हुई है, इसको हम डिटेल में और थोड़ा डीप डाइव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो की टर्म्स यहाँ पे क्या क्या यूज हुई, एक तो बोला गया भाई पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स वो सारे इंडिविजुअल्स हैं जो एक साथ आए हैं एक बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट शेयर करने के लिए। यहां पर हम मिठाईलाल और सुंदर की बात कर रहे हैं। अगर सुंदर अग्री करते हैं आने के लिए तो मिठाईलाल एंड सुंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में दोनों पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा जो टर्म इससे रिलेटेड होता है वो होता है फर्म। ये दोनों लोग मिलकर के जो व्यवसाय करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका कुछ नाम होगा। से पहले इनका नाम था मेसर्स मिठाईलाल, अब हो सकता है मेसर्स मिठाईलाल एंड पार्टनर्स नाम रख दें। तो ये जो बिजनेस होगा इसको बोलते हैं फर्म। फर्म इज द बिजनेस एंड उसको जो लोग मालिक हैं उसके, वो उसके पार्टनर्स होंगे। तीसरा होता है फर्म का नाम। ठीक है, फर्म हमने देख लिया, बिजनेस, और बिजनेस का जो नाम होगा वो तीसरी चीज, तीन चीजें हो गई। फर्म हो गई, उसका कुछ नाम हो गया और उसके पार्टनर्स। ये तीनों अलग अलग हैं, इनको हम समझ लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। इसके बाद अब थोड़ा सा ये एक हल्के से टच अपॉन करते हैं कि जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, समझा था उसको क्या होता है, वैसे थोड़ा सा लाइटली पार्टनरशिप के बारे में देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप लीगल पर्सपेक्टिव से इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने का मतलब क्या है, कल को मिठाईलाल और सुंदर अगर पार्टनरशिप करते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है, मुकदमा हो जाता है, कोई केस हो जाता है, ठीक है, इस बिजनेस के ऊपर लेकर, तो मिठाईलाल सुंदर अपने हाथ झाड़ कर ये नहीं बोल सकते भाई ये तो बिजनेस के ऊपर केस हुआ है, आई डू नॉट नो, आई एम ए सेपरेट एंटिटी। नो, फॉर ऑल लीगल मैटर्स पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस आर वन एंड सिंगल एंटिटी। दे आर जॉइंटली एंड सेवरली liable for any civil or criminal action that may arise in any court of law। ठीक है, तो कानून की दृष्टि से पार्टनर और फर्म में फर्क नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने कोई गलती की है, ये फर्म की गलती है, फर्म से आप पूछिए, मेरे से इससे कोई मतलब नहीं। यू आर कंप्लीटली लायबल फॉर एनी लायबिलिटी विच इज अराइजिंग फॉर फर्म। ठीक है, तो यहां पर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरा, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर फर्म्स ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑलराइट, दूसरा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कि हम लीगल वाला देख लें या मान लें कि भाई दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर हम मान लें दोनों एक ही हैं तो क्या होगा, इट मे लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों होगा भाई, कि अभी पार्टनर्स यानी ओनर्स, हम ओनर मान लेते हैं, ओनर यहाँ पे पार्टनर है, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल था, तो अभी ओनर अगर बिजनेस से हम अलग नहीं मानेंगे तो देयर आर ट्रांजैक्शंस व्हिच हैपन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर। राइट, जैसे ओनर कैपिटल लाता है, वो ड्राइंग्स करता है, पैसा ले जाता है, वो हो सकता है कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट भी ले, है ना। ये सारी चीजें के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे अगर आप मानेंगे नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। मैंने अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में रख लिए, इसका कोई एंट्री नहीं होगी मेरी बुक्स में। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल करके आपको दिए या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, देन देयर वुड बी एंट्री। ठीक है, तो चूंकि हमको लाभ हानि, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का पता करना है, इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम दोनों को अलग अलग देखें। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा डिस्टिंक्ट एंटिटी वाला जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे। इंश्योर्स क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेंटेन्स इंटीग्रिटी। ठीक है, बिजनेस के एसेट्स अलग, मिठाईलाल जी की, सुंदर जी की एसेट्स अलग, बिजनेस का प्रॉफिट अलग, उसके खर्चे अलग, मिठाईलाल सुंदर के खर्चे अलग। इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पता लगेगा कि व्हाट मनी बिजनेस इज मेकिंग, नॉट टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या है कि वी ट्रीट द फर्म एंड इट्स पार्टनर एज सेपरेट एंटिटीज।
ठीक है, ये एकदम अंडरलाइन रखना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में एकदम शुरू में। यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे उसको। उसके तहत भी यही है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ऑलराइट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि मोटा मोटा पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें हैं जो एक इसको डिफाइन करती हैं और इसको बनाती हैं। ठीक है, तो पहला है कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो कम से कम यहां पर 2 व्यक्ति होने जरूरी है। मिठाई लाल कल अकेले अपने को घोषित नहीं कर सकते कि भाई मैं तो अब सोल प्रोप्राइटर नहीं रहा, अब मैं पार्टनरशिप हो गया हूं। नो, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 मोर पर्सन इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो कम से कम तो हमें पता है कि 2 होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं है। ये कंपनीज एक्ट जो पुराना था पहले 1956 वाला, उसमें भी लिखा हुआ था। अभी नया वाला जो कंपनीज एक्ट पास हुआ है 2013, उसमें कंपनीज एक्ट में सेक्शन है अपना 454, शायद 454, यस, सेक्शन 454 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज का काम को गवर्न करता है, वहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, और वहां पे कर दिया कि भाई 100 से ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब अप टू 100 कितने हो सकते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके बता सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो कंपनीज रूल्स हैं 2014 में, वहां पर ये नोटिफाई कर दिया है कि एनी पार्टनरशिप कैन हैव अप टू मैक्सिमम ऑफ 50 पार्टनर्स, 50। ठीक है, तो अभी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ पार्टनरशिप फर्म कैन हैव पार्टनर्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 50, 5 से 50। एक छोटा सा मुद्दा और आता है कि क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है? माइनर कौन होता है? एनीबडी हु हैज नॉट अटेन्ड ए एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, माइनॉरिटीज एक्ट भी बना हुआ है जो ये डिफाइन करता है कि माइनर कौन होगा। वहां पे है कि 18 साल या उससे कम आयु का व्यक्ति माइनर कहलाता है। तो माइनर के बहुत सारे राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस कम होते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि अभी वो पूरी तरह उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है कि वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन ले सके। तो माइनर अगर आप पार्टनर सारे लोग मिल करके उसको लाते हो अपने फर्म में, देन यू कैन नॉट होल्ड हिम लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी, यू कैन ओनली शेयर प्रॉफिट्स विद हिम। राइट, तो अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करते हैं किसी माइनर को इंडक्ट करने के लिए पार्टनरशिप में अपनी फर्म में, तो यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि ही विल ओनली बी देयर फॉर बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए आएगा, हानि आप उसके ऊपर नहीं मार सकते, बिकॉज यू माइनर। छोटा सा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट आपने मुझसे कुछ कहा, हम दोनों ने बातें की और हम किसी एक चीज पे मान गए कि ये कर, ये एग्रीमेंट होता है। ये बोल करके भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, तो गली में क्रिकेट के रूल अलग होते हैं। ठीक है, उस दीवार पे अगर गेंद लगी तो 2 रन, अगर टिप्पा खा के गई, डायरेक्ट लगी तो 4 रन, और दीवार के ऊपर अगर निकल करके गेंद बाहर चली गई तो आउट। ये रूल हमारे क्रिकेट में तो नहीं है, बीसीसीआई ने नहीं बनाया, आईसीसी ने नहीं बनाया, लेकिन हमारे गली क्रिकेट के रूल्स अलग हो सकते हैं। और ये जितने वहां खेलने वाले खिलाड़ी इनके बीच का एग्रीमेंट है, इन्होंने मान लिया है कि हाँ ये रूल है। ठीक है, तो ये एग्रीड अपॉन पोजीशन है जो सब लोग जानते हैं कि दीवार पे लगेगी तो 2 रन, 4 रन या आउट, जैसे भी होगा। अब क्या है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, क्योंकि जितने लोग खेलते हैं रोज वही आते हैं, उनको पता है। और ये एग्रीमेंट इन राइटिंग भी हो सकता है कि कल को जिसका बल्ला है उसने बॉल मारी और बाहर चली गई, और वो बोले ना जी बल्ला मेरा है ना, रूल तो मैं बनाऊंगा ना, बाहर जाने का आउट नहीं है, इसमें 6 रन मिलने चाहिए, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बेटर रहता है कि अगर आप इसको लिख लें रूल्स को, ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो यू कैन रेफर टू द रूल बुक। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैन बी रिटन एज वेल एज ओरल। पार्टनरशिप एक्ट इसमें कहीं इस चीज को मैंडेट नहीं करता है। इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिससे गवर्न होता है वो भी मैंडेट नहीं करता है कि कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप जो आपका है, जो भी एग्रीमेंट है, वो राइटिंग होना जरूरी है। बट देन इट इज एडवाइजेबल टू हैव इट इन अ रिटन फॉर्म, ताकि कोई भी डिस्प्यूट वगैरह अगर रहे तो आसानी से उसका रेजोल्यूशन हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस। अब यहां पर 2 टर्म है, एक तो बिजनेस और एक लीगल। तो भाई 4 लोग अगर मिले तो जरूरी नहीं कि वो पार्टनर ही। 4 लोग मिल करके एक मकान की रजिस्ट्री कराने गए, को ओनर्स हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। चारों लोगों ने एक कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें चारों लोगों ने रजिस्ट्री में अपने नाम लिखा है, तो क्या वो पार्टनर है? नहीं।
दे आर नॉट देयर टू डू सम बिजनेस। वो एक ट्रांजेक्शन के लिए गए हुए हैं, एक मकान की खरीद फरोख्त के लिए। दे डू नॉट इंटेंड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। बिजनेस में मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन। तो एक तो पीपल शुड कम टुगेदर फॉर बिजनेस वन, एंड बिजनेस हैज टू बी लीगल। ठीक है, अगर चार्ल्स शोभराज और उनके 4 साथी मिलकर के बैठे और प्लान बनाएं कि तू ऐसा कर, यहाँ से ये टूल खरीद के ला, यहाँ से तू ये टूल खरीद के ला, ये सारे मिला ले, ये वैन खरीद, और हम लोग बैंक में डाका डालेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। वो अपने सामान खरीद रहे हैं ताकि अपने डाके को एग्जीक्यूट करते हैं, लोग इकट्ठे कर रहे हैं, हायरिंग भी कर रहे हैं, HR भी है, सब कुछ है। बट इज इट, कैन दे टर्म इट एज अ पार्टनरशिप? नो। द लिटमस टेस्ट लाइज वेदर दैट बिजनेस इज लीगल और नॉट। ठीक है, तो पार्टनरशिप कैन ओनली बी मेड फॉर अ बिजनेस व्हिच इज लीगल इन आइज ऑफ लॉ। ठीक है, ऑलराइट। सो हमने तीसरा पार्ट कवर किया फीचर्स के बारे में। चौथा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो जो हमारा डेफिनेशन है वो प्रॉफिट्स की ही बात करता है कि शेयरिंग वो आने चाहिए साथ में मिलकर के पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बट इट इज इम्प्लाइड कि अगर लॉस होगा तो वो भी शेयर करेंगे। तो एक ये भी नेचर है कि वो प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए दे शुड कम टुगेदर। फिर क्या है एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप में? एक अगला आता है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब अगेन, अब जब हम लोग अभी क्लास 12 के बाद बीकॉम या पढ़ने जाएंगे ना, तो लॉ जो मैंने आपको बताया ना, छोटा सा ग्लिम्पसेस दी कि एक किताब नहीं है, अलग अलग किताब है, ये लॉ आपको पढ़ाया जाएगा। एक मर्केंटाइल लॉ का क्लास होता है, इसको अलग अलग लॉ के नाम से लोग बुलाते हैं। उसमें कॉमर्शियल लॉज जितने रिलेटेड है उनका आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आप समझेंगे उसको क्या है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, वहां पे एक एजेंसी का भी एक टॉपिक आता है। एजेंसी मोटे मोटे तौर पर एज क्लास 12 स्टूडेंट हम समझते हैं क्या है एजेंसी का मतलब। ये होता है कि यू बिकम मी, इफ यू आर माई एजेंट यू बिकम मी। जैसे LIC के एजेंट होते हैं ना, आकर के आपको इंश्योरेंस बेचते हैं बहुत सारे। तो वॉट एवर दैट एजेंट हैज कैपेबिलिटी टू बाइंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर LIC का कोई एजेंट है तो वो पॉलिसी LIC की बेच रहा है, एजेंट की लायबिलिटी नहीं होती वहां पे। ही इज वर्किंग एज इफ ही इज एन LIC। ठीक है, तो जब आप एजेंट होते हो तो आप प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वॉट एवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल हैज वही आपको मिल जाते हैं। आप अगर उसके बिहाफ पे एज एन एजेंट कोई काम करते हो तो आप उसको बाइंड कर सकते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मिठाई लाल और सुंदर अगर दोनों पार्टनर्स हैं तो दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, LIC प्रिंसिपल, उसका एजेंट। यहाँ पर दोनों, कभी कोई एजेंट है कभी कोई एजेंट है। कहने का मतलब कि सुंदर अगर जा करके एक स्कूल में जाते हैं और वहां बोलते हैं भाई 15 अगस्त पे आपके 1000 समोसे पक्के मैं दूंगा। ठीक है, हमारी मिठाई लाल एंड पार्टनर्स फर्म जो बनी है ये आपको समोसे सप्लाई करेगी 15 अगस्त, और वो मिठाई लाल को बताना भूल जाते हैं। तो कल को मिठाई लाल ये नहीं बोल सकते भैया मेरे को नहीं पता, आई डू नॉट नो। ही वॉज वर्किंग एज एन एजेंट फॉर यू। सिमिलरली मिठाई लाल जाकर के किसी बैंक से लोन ले लेते हैं फर्म के लिए, और कल को सुंदर आके नहीं बोल सकते भाई मैं तो ब्याज नहीं पे करूंगा इसका, आपने बताया नहीं था मेरे को। तो दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल, दोनों एक दूसरे को कहीं भी लीगली बाउंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। दोनों एक दूसरे के एजेंट एंड प्रिंसिपल। अगला है भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, लीगली ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, मीनिंग देयर बाई all the partners who are there in the firm are jointly liable for anything which happens to the firm or individual partner in course of business. Personal capacity में नहीं, in course of business किसी को भी अगर कोई भी contractual liability, कोई भी नुकसान हानि हो रहा है, then all of them are jointly liable. अभी एक पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर जाकर के इसको कुछ एक काम समोसे बेचने वाला हूँ किसी को, ठीक है, मैं 1000 समोसे बेचने वाला हूँ। बाकी जो पार्टनर है मान लो 2-3 और पार्टनर मना करते हैं, मत बेचना, सबने मना कर दिया, बट वो फिर भी जाता है और चुपके से जाकर के बेच देता है समोसे। उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं वो बोले आपने सबने मना किया था मैं तो आपको नहीं दूंगा, ही हैज टू शेयर ऑल द प्रॉफिट। बट सबके मना करने के बावजूद अगर वो जाके बेचता है और लॉस हो जाता है तो लॉस उसकी पर्सनल लिबर्टी। ये एक पिक्यूलियर सी चीज है। अब देख लेते हैं भाई पार्टनर का राइट क्या होता है। मिठाई लाल वॉज इंटरेस्टेड, भाई नेचर बता दिया, डेफिनेशन बता दी। अब एज ए पार्टनर पिछली बार तो हम थक लिए गए थे, ठीक है, अब मेरे पास सारा एक्सपीरियंस है, पैसा सारा उसके पास चला गया, तो अब मेरे को बता दो भाई मेरे राइट्स क्या होंगे। तो पहला राइट जो सुंदर ने उसको बताया वो है कि भाई यू कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, पिछली बार आपको पता ही नहीं था, ठीक है, तो उसने अपने हिसाब से बिजनेस किया आपके दोस्त ने और आपको ठग लिया। यहाँ पर यू हैव ऑल द राइट, ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, टू बी कंसल्टेड अबाउट द फर्म मैटर। उनको राइट है
बाकी पार्टनर्स उनसे आके पूछें कि बिजनेस के बारे में जो भी डिसीजन लेने हैं उसके बारे में उनसे कंसल्ट किया जाए। दैट इज देयर राइट। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता आप बैठो आपसे नहीं पूछना है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। ऑल द पार्टनर्स हैव सिमिलर राइट। देन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑब्टेन ए कॉपी। बहुत सारे पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर सबको अच्छा नहीं लगता है तो मना नहीं कर सकती भाई हम आपको अकाउंट्स दिखाएंगे नहीं। ऑल द पार्टनर्स हैव राइट कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकें और उसकी कॉपी ले सकें। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑब्वियस सी बात है, जो भी बिजनेस लाभ या हानि करेगा उसको शेयर करेंगे, ये भी उनका राइट है। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांस टू द फर्म, इन केस अगर उन्होंने फर्म को अलग से कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया है, फर्म बैंक से भी लोन ले सकती है, किसी मित्र से भी लोन ले सकती है, किसी एक्वेंटेंस से भी लोन ले सकती है और पार्टनर से भी लोन ले सकती है। तो अगर लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर ने तो उस पे ब्याज का इंटरेस्ट देने का प्रावधान है। क्या रेट है, क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे। प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सो कोई भी नया पार्टनर फर्म में तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर एग्री करें। एनी सिंगल पार्टनर कैन वीटो द डिसीजन, भाई इसको नहीं एग्री करना है। सारे पार्टनर यूनानिमसली जब एग्री करेंगे किसी भी पार्टनर के एडमिशन के लिए, तब उस पार्टनर को फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है। उसके बाद है भाई रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। पार्टनर्स हैव अ राइट टू रिटायर आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। मिठाई लाल खुश हो गए यार, ये तो अच्छे राइट्स हैं, तो साउंड्स गुड। तो अब ऐसा करो, ये सब कंफ्यूजन ना रहे, तो इसके लिए कैसे करें, ये सब इतनी चीजें तुमने बताई। तो सुंदर ने कहा सर इसके लिए होता है पार्टनरशिप डीड। तो जो भी एग्रीमेंट मेरा आपका होगा, हम दोनों बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या कैसे कैसे होगा, और वो जो भी डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे उनको हम ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग लिख लेंगे ताकि कल को कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर्स। इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक बारी जो एग्रीड हो गया हो गया, उसके बाद अगर आपको लगता है बाद में कभी कुछ चेंज करना है तो सारे लोग फिर से एग्री करके उसको चेंज कर सकते हैं। अकेला कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? Written deed is crucial as it clarifies the relationship between parties and helps resolve potential disputes. Clear है? तो डीड के बारे में हमने देखा। अब डीड में सुंदर मिठाईलाल दोनों बैठे, भाई बात तो ठीक है, अब हम अगर मेसर्स मिठाईलाल एंड पार्टनर्स नाम की दुकान पार्टनरशिप चलाना चाहते हैं, हमको क्या क्या चीज डिस्कस करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इसमें। तो सुंदर ने कहा ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। एक एक बात हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज डालेंगे ताकि कुछ छूटे ना। तो क्या है, नेम एड्रेस ऑफ द फर्म्स एंड पार्टनर पता होना चाहिए भाई। कल को अभी 2 लोग हैं, ज्यादा भी अगर हो ना तो सबका पता होना चाहिए, कौन है, कहाँ रहता है, सारा KYC इसको बोलते हैं, नो योर कस्टमर है ना, वैसे नो योर पार्टनर, सबका पता होना चाहिए। तो नेम एड्रेस ये सब होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, लगाने वाला है, वो पता होना चाहिए, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। देन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, किस प्रपोर्शन में वो लाभ या हानि बांटेंगे, ये लिख लें तो बेटर है। हमको पता होना चाहिए कि भाई एक पार्टनर है जिसने ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं, दूसरा पार्टनर है जिसने बहुत कम पैसे लगाए हुए हैं, तो रेशियो अलग हो जाएगा। एक पार्टनर है जो एक्टिवली बिजनेस हैंडल कर रहा है, एक पार्टनर है जो सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब उसने पैसे लगा दिए हैं बट ही इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन। तो जो पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि पार्टनर एग्री करें कि भाई किसी को कुछ ज्यादा पैसा मिले, किसी को कुछ कम पैसा मिले। तो ये पहले से डिसाइड कर लो ताकि मिठाईलाल सुंदर की बाद में प्रॉफिट होने पे लड़ाई ना हो कि भाई आधा आधा नहीं बटेगा, है ना, कितना बटेगा पहले से डिसाइड कर लो। मिठाईलाल ने कहा बात ठीक है, ये तो कर सकते हैं। और क्या होता है भाई, का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आप जो कैपिटल लगा रहे हैं उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं क्या उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, और देना है तो किस रेट से देना है। सिमिलरली ड्राइंग्स पे ब्याज हम चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस रेट से करेंगे। लोन पे किस रेट से इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए बीच में कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, उस पे क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। ये सारी चीजें भी हम लिख लेते हैं। कहा यार तो बहुत तुम डिटेल में सोचे हुए हो, इससे तो कंफ्यूजन का चांस ही हट जाएगा। तभी तो फिर क्या है भाई, एंटाइटलमेंट ऑफ पार्टनर टू सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन। अब सुंदर बोलेगा भाई मैं तो आपका अकाउंटिंग का पूरा काम देखता हूँ, बैंक देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, इतना सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए खाली आप प्रॉफिट दीजिए। आप मेरे को जो प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ मैं उसकी सैलरी भी दे रहे थे, आई शुड बी इंटाइटल्ड फॉर सम सैलरी। हाँ ये बात तो ठीक है। तो मिठाईलाल ने कहा यार मैं सस्ते दाम पे सामान खरीद लेता हूँ। ऋतिक से भी सामान खरीदते हैं, पता है, ऋतिक से रॉ मटेरियल खरीदते हैं मिठाईलाल। मैदा वैदा ऋतिक आके सप्लाई करता है, क्लास 11th वालों को पता है। तो अब सस्ते में लेके आते हैं, उस पे कहेंगे मेरे को कमीशन दो। तो मार्केट से खरीदने में अगर 100 का मिलेगा, मैं 80 का माल लेकर के आता हूँ। आई नीड कमीशन क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज है।
ये भी बात ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अलग से अगर किसी भी पार्टनर का कोई एक्सपर्टीज है तो उसके लिए उसको सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, कुछ भी देना है, वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि बाद में झगड़ा ना हो। बढ़िया बात है। फिर रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है मिठाई लाल का, मेसर्स मिठाई लाल का। तो अब उसमें दोनों पार्टनर चेक साइन करेंगे, एक पार्टनर साइन करेगा या कोई भी कर सकता है, ये सब पहले से डिसाइड कर लो ताकि बाद में झगड़ा ना हो। यार ये सब तो तुम बहुत डिटेल में सोचे हुए हो। फिर क्या है, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कि कल को बहुत लंबे समय के बाद में हमको लगता है कि भाई फर्म डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या कोई रिटायर हो रहा है या भगवान न करे किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में कैसे कैसे अकाउंट सेटल होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन सा रखा जाएगा, वो सब भी पहले से डिसाइड करते हैं। तुम तो भाई बहुत दूर की कौड़ी खोले हुए हो। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये भी लिख लेते हैं कि अगर मान लो हमने सब जितनी चीजें हम सोच रहे हैं कि हो सकती हैं, सारी हमने सोची, लिख ली, उसके बाद भी अगर कोई चीज रह गई या कोई बाद में हो सकता नई चीज निकल है ना, चीजें इवॉल्व होती हैं वक्त के साथ में, तो फिर डिस्प्यूट अगर हो गया तो क्या होगा। मेरा बात सही है, तो उसमें एटलीस्ट ये लिख सकते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, कि भाई सीधे कोर्ट में जाएंगे या हम कोई आर्बिट्रेशन में जाएंगे, आर्बिट्रेशन छोड़ दो, या हम किसी एक बोल सकते हैं कि भाई हम पंचायत में चले जाएंगे, या हम शहर के कोई बड़े 2-3 लोग हैं उनका हम पैनल बना देंगे, वो हमारा डिस्प्यूट सुलझाएगा। जो भी पार्टनर्स एग्री करें वो एक डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म पार्टनरशिप डीड में ही लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट भाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले हम इस तरह से करेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर इस तरह से करेंगे, ये नहीं हुआ तो फिर इस तरह से करेंगे, चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। हाँ जी, तो ये हो गई कि हमको पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना है। कई बार होता है पार्टनर्स भूल जाते हैं, मतलब मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में जो चाहे जैसे चाहे आपस में एग्री कर सकता हूं, ये मेरा राइट है। बट अगर मैंने नहीं एग्री किया, दोस्ती चल रही थी, उस टाइम हमने देखा ही नहीं, जैसे पहले पिछली बार मिठाई लाल ने किया था, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज ऐसा है जहां पे पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है किसी बारे में, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट आता है कि भाई अगर तुमने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो फिर मेरे सेट रूल है। तो पहला चीज क्या है, अगर डीड में लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो माना जाए। किसी मुद्दे पे अगर डीड साइलेंट है तो फिर देखा जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट उस बारे में क्या कहता है, फिर वो लगेगा जो पार्टनरशिप एक्ट। तो सीक्वेंस क्या है, पहले डीड देखेंगे, डीड में अगर नहीं है तब फिर हम पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे और वो मानेंगे जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पूरा पार्टनरशिप एक्ट हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 के हिसाब से मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्री नहीं कर रखा है कि किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, तो आपको प्रॉफिट इक्वली बांटना पड़ेगा। जितने भी पार्टनर होंगे वो बराबर बराबर प्रॉफिट के हकदार होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पूंजी पार्टनर्स ने लगाई हुई है फर्म में, उस पे अगर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो वो चलेगा, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो चलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट और कैपिटल पेबल नहीं होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग भी फर्म चार्ज नहीं करेगा अनलेस इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हमने पहले डिस्कस किया था, लोन भी देते हैं पार्टनर कई बारी। तो अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है, तो उस केस में आप 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, उस लोन पे फर्म पे करेगी 6% पर साल के हिसाब से ब्याज टू दैट पार्टनर। ठीक है। रेम्यूनरेशन, किसी भी प्रकार का सैलरी, कमीशन, अनलेस आपने पार्टनरशिप डीड में अपनी लिख लिया है, एग्री कर लिया है, अगर नहीं लिखा है तो किसी भी तरीके का सैलरी, कमीशन, बोनस ये किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ये मोटी मोटी चीजें हैं कि अगर डीड में आपने नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट में इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। मिठाई लाल हो गए खुश, भाई यार ये तो साउंड इंटरेस्टिंग, मजेदार है, पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब ये बताओ, ये सब तो हमको पता लग गया, तुमने प्रॉफिट बता दिया, सब कर दिया, अब मिलेगा किसको कितना? अगर पार्टनर तो हम बन जाएंगे, कौन कितना, तुम कितना लोगे, हम कितना लेंगे, सब कैसे पता लगेगा? ठीक है। तो सुंदर ने कहा सर ठंड रखिए, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम देखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट होने के बाद में वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा कैसे, और उनका जो फर्म में इन्वेस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट video to come very soon, and if this video has been of some value to you, please consider sharing it with your friends who might thank you later. Okay, see you in next class. Bye bye, take care.